अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, इस वीडियो में हम लोग आईकेप का ऑटम 2022 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे, FAR 1 के पेपर का। और ये सवाल करेक्शन ऑफ एरर्स के टॉपिक से रेलेवेंट है। इस सवाल को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है जी। तो सवाल जो है वो है बड़ा सिंपल। इसमें आपसे ये कहा गया है कि प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू करेक्ट दी अबव एरर्स। यानी कि ऊपर जो एरर्स हैं इनको सही करने के लिए आपने जो जर्नल एंट्रीज पास करनी होती हैं वो आपने हमें बतानी है। सवाल को सॉल्व करने से पहले आई होप कि आप लोगों ने बेसिक जो करेक्शन ऑफ एरर्स है उसके लेक्चर्स देखे होंगे। सवाल अगर मैं रीड करता हूं तो इसमें लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2022 2022 of tele traders following errors were highlighted। अब एक एक एरर को देखते हैं और उसको समझते हैं। बुलेट नंबर 1, सेल्स इंक्लूडेड an outstanding balance of rupees 500,000 for which a customer will need to pay rupees 485,000 only if payment is made within 30 days. The customer is expected to pay within 30 days। बोलते हैं कि सेल्स की अमाउंट में 5 लाख रुपए की एक ऐसी सेल्स शामिल है जो किसी एक ऐसे कस्टमर को करी थी कि जिसने अगर 30 दिन के अंदर पैसे दे दिए तो वो 485,000 रुपीज देगा। यानी कि अगर उसने 30 दिन के अंदर पैसे दे दिए तो मैं उसको 15,000 का डिस्काउंट अलाउ करूंगा। द कस्टमर इज एक्सपेक्टेड टू पे विद इन 30 डेज। और ये एक्सपेक्टेशन है, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि कस्टमर जो है वो 30 दिन के अंदर अंदर पे कर देगा। अच्छा, अब देखिए इसमें बहुत सारी डिस्कशन है। पहली चीज देखिए, अभी फिलहाल क्या एंट्री पास हुई हुई है? अभी एंट्री पास हुई हुई है डेटेड डेबिट 5 लाख। जरा इसको कॉमा डाल दूं हर जगह। डेटेड डेबिट 5 लाख और सेल्स क्रेडिट 5 लाख। अच्छा देखिए, जो डिस्काउंट की ट्रीटमेंट है ये डिस्काउंट अलाउड है ना? अगर कोई जल्दी पेमेंट करेगा तो उसको आप डिस्काउंट दोगे। डिस्काउंट अलाउड की ट्रीटमेंट में रिसेंटली चेंज आया है। पहले क्या होता था कि आपने जो सेल्स करी है 5 लाख की, आपने डेटेड को डेबिट किया 5 लाख, सेल्स को क्रेडिट किया 5 लाख। अब फॉर एग्जाम्पल ये बंदा 30 दिन के अंदर आ गया और इसने आपको पेमेंट कर दी। तो जब ये पेमेंट करेगा तो आप एंट्री पास करते थे डिस्काउंट अलाउड डेबिट 15,000, कैश या बैंक डेबिट 485,000, और ये जो डेटर है इसको आपने क्रेडिट कर दिया 5 लाख से। पहले ऐसा होता था कि आप डेटर को डेबिट करते थे, सेल्स को क्रेडिट करते थे फुल अमाउंट से। और अगर वो 30 दिन के अंदर पे कर देता था तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट, कैश डेबिट और डेटर क्रेडिट करते थे। और अगर 30 दिन के बाद पेमेंट करता था तो कैश डेबिट 5 लाख और डेटर क्रेडिट 5 लाख करते थे। रिसेंटली जो है वो, रिसेंटली तो बिल्कुल रिसेंटली भी नहीं, कुछ टाइम पहले इसमें रिवीजन आया है। और अब ट्रीटमेंट में ये रिवीजन आया है कि भाई आप जो डबल एंट्री पास करोगे ना वो अपनी एक्सपेक्टेशन की बुनियाद पर करोगे। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, द कस्टमर इज एक्सपेक्टेड टू पे विद इन 30 डेज। तो अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि 30 दिन के अंदर कस्टमर पे कर देगा तो आपको एंट्री पास करनी चाहिए डेटेड डेबिट 485,000 और सेल्स क्रेडिट 485,000। ये एंट्री पास होनी चाहिए, ये एंट्री पास होनी चाहिए बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशंस। नया IFRS ये कहता है कि अगर कस्टमर 30 दिन के अंदर पे कर देगा और ये आप एक्सपेक्ट करते हो तो आप 5 लाख पर डेटेड डेबिट और सेल्स क्रेडिट नहीं करोगे, बल्कि आप नेट ऑफ डिस्काउंट वाली अमाउंट यानी कि 485,000 से ये एंट्री पास करोगे। तो अब हुआ हुआ क्या है? देखो ये एंट्री पास हुई भी है, ये इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट इसलिए क्योंकि अब ऐसा नहीं करना।
और ये करेक्ट है। ठीक है जी। तो अब आपने इनकरेक्ट एंट्री से करेक्ट एंट्री पर आना है। अब हम करेक्टिंग एंट्री जो आपने पास करनी है ना, करेक्टिंग एंट्री, वो मैं पास करता हूं। ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है। करेक्टिंग एंट्री किस तरह से इसको सही करोगे? करेक्टिंग एंट्री ये आपने उसीली तौर पर अपने सवाल के आंसर में जो प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज है ना, ये तो आपकी वर्किंग हो गई। आपने उसीली तौर पर अब जो एंट्री पास करूंगा वो मांग रहा था 1 में। सो आपने डेटर्स को 5 लाख से डेबिट करा हुआ है। आपने डेटर्स को 5 लाख से डेबिट करा हुआ है, जबकि करना था 485 से डेबिट। तो मैं डेटर्स को 15,000 से क्रेडिट कर दूंगा, ताकि अगर वो 5 लाख से डेबिट हुए हैं, 15 लाख से क्रेडिट होंगे तो 485 पर आ जाएंगे। इसी तरह से आपने सेल्स को 5 लाख से क्रेडिट करा हुआ है, करना था 485 से क्रेडिट, तो आपने 15,000 एक्स्ट्रा का क्रेडिट करा हुआ है। तो मैं सेल्स को 15,000 से डेबिट कर देता हूं। जब मैं ऐसा करूंगा तो सेल्स 5 लाख से 485 पर आ जाएगी। देखिए इनकरेक्ट, अभी क्या एंट्री पास हुई है? अभी मेरे पास डेटर्स जो है ना वो 5 लाख डेबिट पर है। होने कितने पे चाहिए थे? होने 485,000 डेबिट पर चाहिए थे। तो मेरी एंट्री पास करने से होता क्या है, मैं करेक्ट अमाउंट पे कैसे आता हूँ? 5 लाख से डेटर डेबिट पे मैं, जब मैं 15,000 से डेटर्स को क्रेडिट कर दूंगा तो उनका डेबिट इंपैक्ट 485 का रह जाएगा। इसी तरह से सेल्स अभी 5 लाख की क्रेडिट हुई भी है, मैं जब उसको 15,000 से डेबिट कर दूंगा तो क्रेडिट की ग्रेविटी 15,000 से कम हो जाएगी और क्रेडिट सिर्फ 485,000 रह जाएगा। तो ये एंट्री इनकरेक्ट वाली पास हुई भी है अभी। सही एंट्री ये होनी चाहिए थी। अब हमें गलत से सही पर आना है, तो हम ये वाली एंट्री पास करेंगे। हमें गलत एंट्री से, हम गलत जगह से सही जगह पर आना है ना। अभी आपके पास ये इनकरेक्ट एंट्री पास हुई भी है, ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए। यानी कि डेटा 485 से डेबिट होना चाहिए, आपने 5 लाख से डेबिट किया हुआ है, तो 15,000 से क्रेडिट कर दो, तो 5 लाख का डेबिट, 15,000 का क्रेडिट, 485 के डेबिट पे पहुंच जाएगा। इसी तरह से सेल्स जो है 485 से क्रेडिट होनी चाहिए, आपने 5 लाख क्रेडिट करी दी है, तो 15,000 का डेबिट कर दो, उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, ये पहला हो गया। दूसरा, an item was included in closing inventory at its net realizable value of 490,000। इन्वेंट्री में एक चीज 4,90,000 रुपए की वैल्यू पर शामिल है। However, the item had a cost of 450,000, लेकिन इस चीज की जो कॉस्ट थी वो 4.5 लाख रुपए थी। IAS 2 इन्वेंट्रीज हमें ये कहता है कि इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे, और इस हिसाब से हमें अपनी इन्वेंट्री को 4.5 लाख पर रिकॉर्ड करना चाहिए। अभी इन्वेंट्री 4,90,000 पर रिकॉर्ड हुई है। पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द इन्वेंट्री ट्रांजैक्शंस। दो तरह के इन्वेंट्री के रिकॉर्ड करने के मेथड होते हैं, एक पीरियोडिक होता है और दूसरा परपेचुअल होता है। परपेचुअल में टाइम पीरियड के एंड में डबल एंट्रीज पास होती हैं और पीरियोडिक में वक्त के साथ साथ। अब इन्वेंट्री आपका एसेट है और वो 490 पर है और 490 गलत वैल्यू है, उसकी वैल्यू को हमें कम करना है। और जब इन्वेंट्री की वैल्यू कम होगी तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इंक्रीज हो जाएगा ना। क्लोजिंग स्टॉक अगर कम हो जाता है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इंक्रीज हो जाता है, तो डबल एंट्री क्या पास होगी? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट 40,000 और इन्वेंट्री जो कि आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी इफेक्टिवली क्रेडिट 40,000। सर इन्वेंट्री को क्रेडिट क्यों किया? देखो अभी आपकी इन्वेंट्री जो है वो 4,90,000 पर है। इन्वेंट्री आपका एसेट है, यानी कि आपका इन्वेंट्री के अकाउंट में 4,90,000 का डेबिट बैलेंस आ रहा है। उसूली तौर पर ये 4.5 लाख का डेबिट होना चाहिए। तो 40,000 से मैंने इन्वेंट्री की वैल्यू को कम करना था। इन्वेंट्री क्योंकि एसेट है, उसका नेचर डेबिट है, उसकी वैल्यू को कम करने के लिए हम इन्वेंट्री को क्रेडिट करते हैं। तो ये दूसरी आपकी एंट्री हो गई।
तीसरा, a subtotal of 234,000 was carried forward in the purchase day book as 432,000. परचेज डे बुक एक बुक ऑफ प्राइम एंट्री है और उसमें जितनी भी परचेजेस होती हैं उसकी लिस्ट होती है. कंट्रोल अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन फॉर डेटर्स एंड क्रेडिटर्स. और ये जो परचेजेस डे बुक्स के टोटल होंगे ना, टोटल, वो मेरे ट्रायल बैलेंस में जा रहा होगा और उससे सारे अकाउंट्स वगैरह बन रहे होंगे. अब परचेजेस डे बुक का जो टोटल है, अ सब टोटल ऑफ 234,000, किसी एक पेज के एंड में 234,000 का टोटल होगा, जो नेक्स्ट पेज पे भी 234,000 के हिसाब से लेकर जाना चाहिए. was carried forward in the purchases day book as 432. उसको मैंने गलती से 432 रिकॉर्ड कर दिया, तो मैंने अपनी परचेजेस की वैल्यू ज्यादा रिकॉर्ड कर ली होगी. अच्छा, परचेजेस जो है वो डेबिट पर रिकॉर्ड होता है, तो 432,000 वाली वैल्यू थी जो मैंने रिकॉर्ड कर दी है, होनी कितनी चाहिए थी? 234,000. तो मुझे अपनी परचेजेस की वैल्यू को रिड्यूस करना. मेरी परचेजेस 432,000 पर रिकॉर्ड हुई हुई है और उसको 234,000 पर लेकर जाना. यानी कि एक बात तो तय हो गई कि परचेजेस को 198,000 से कम करना, और परचेजेस को कम करने के लिए परचेजेस को क्रेडिट करना चाहिए. अच्छा सर, दूसरी साइड पर क्या हम पेएबल्स को डेबिट करेंगे? देखो, इसके लिए अगर आपको बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के लेक्चर्स रिवाइज करना पड़े तो लाजमी रिवाइज करें. बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के चैप्टर में आपने ये पढ़ा होगा कि जो आपकी परचेजेस डे बुक होती है उसमें जो इंडिविजुअल वैल्यूज होती हैं वो पेएबल के अकाउंट में जाती हैं. यहां पर किसी इंडिविजुअल वैल्यू में मसला नहीं है, जब आप कैलकुलेटर पर पूरे पेज का टोटल कर रहे थे उसमें मसला है. दिस मीन्स के पेएबल का अकाउंट जो है ना वो बिल्कुल परफेक्टली रिकॉर्ड हुआ होगा और उसमें कोई मसला नहीं होगा, और एक साइड का एरर है, लिहाजा यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट जो है उसमें बैलेंस आ गया होगा और वो खत्म करने के लिए उसको डेबिट करना पड़ेगा. अगेन मैं ये कहूंगा कि अगर आपको इस बात में कंफ्यूजन है तो आपने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के लेक्चर्स भी रिवाइज करने हैं जो कि आपके पास पोर्टल पर अवेलेबल हैं. उसमें ये एक्सप्लेन किया गया है कि ये आखिर सब टोटल क्या होता है. जो आपका परचेजेस का अकाउंट होता है वो पेजेस के टोटल से बनता है, और पेएबल्स के अकाउंट इंडिविजुअल जो वैल्यूज उस परचेज डे बुक में लिखी हुई होती है उससे बनते हैं. लिहाजा किसी इंडिविजुअल परचेजेस डे बुक की एंट्री में मसला नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट आएगा, अगर किसी एंट्री में मसला होता है तो पेएबल आता है. ये तीसरी ट्रांजेक्शन थी. चौथे पर आते हैं, अ क्रेडिट नोट इशूड टू अ कस्टमर. अच्छा सर, क्रेडिट नोट इशूड टू अ कस्टमर होता क्या है? क्रेडिट नोट इशूड टू अ कस्टमर, पहले तो आप ये समझें. देखो, कस्टमर्स आपसे चीजें खरीदते हैं, जब वो चीजें खरीदते हैं तो हम एंट्री पास करते हैं डेटर डेबिट, सेल्स क्रेडिट. समटाइम्स वो चीजें डिफेक्टिव होती हैं, समटाइम्स वो चीजें डिफेक्टिव होती हैं तो वो चीजें आपको वापस कर देते, तो आप एंट्री पास करते हो सेल्स रिटर्न डेबिट, डेटर क्रेडिट. तो जब आप सेल्स रिटर्न करते हो यानी कि चीजें वापस करते हो, जब कोई डिफेक्टिव चीज आप वापस कर देते हो कस्टमर को, और जब कस्टमर को चीजें वापस कर देते हो तो डेटर को क्रेडिट करते हो, तो आप साथ में कस्टमर को क्रेडिट नोट इशू करते हो. अगर आपने क्रेडिट नोट इशू करा है तो इसका मतलब आपने किसी का अकाउंट क्रेडिट करा होगा. अगर आपने क्रेडिट नोट इशू करा है तो इसका मतलब आपने किसी का अकाउंट क्रेडिट किसी का अकाउंट क्रेडिट करा होगा. तो हम कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट कब करते हैं? जब वो सेल्स रिटर्न करता है. जब कोई सेल्स रिटर्न करता है हम उसके अकाउंट को क्रेडिट करते हैं और एक नोट बनाते हैं, तुम समझ लो एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसपे लिखते हैं कि इसके अकाउंट को आखिर क्रेडिट क्यों किया गया. तो वो बोलता है क्रेडिट नोट इशूड टू अ कस्टमर ऑफ 128,000 रुपीज. 128,000 का क्रेडिट नोट मैंने कस्टमर को इशू करा था, दिया था, यानी कि उसकी एंट्री होनी चाहिए थी सेल्स रिटर्न डेबिट और डेटर क्रेडिट. was recorded as credit note received from supplier.
इसको मैंने रिकॉर्ड कैसे कर दिया, इसको मैंने रिकॉर्ड किया क्रेडिट नोट रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर। अब सर ये क्रेडिट नोट रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर क्या होता है? देखिए सप्लायर कौन होते हैं? जैसे मैं रॉ मटेरियल खरीदता हूं, जैसे मैं परचेजेस करता हूं, बिल्कुल सर। जब मैं परचेजेस करता हूं तो डबल एंट्री क्या पास होती है? परचेजेस डेबिट होता है सर, और जो भी सप्लायर है या जो भी पेएबल है वो क्रेडिट होता है। ठीक है, कोई चीज डिफेक्टिव हो तो मैं वो वापस कर देता हूं सप्लायर को, एंट्री पास होती है पेएबल डेबिट, और परचेज रिटर्न क्रेडिट। अब जरा गौर से सुनिएगा, आप जिससे खरीदते हो तो आप परचेजेस डेबिट करते हो, पेबल क्रेडिट करते हो, आपके लिए वो सप्लायर होता है। ऑन दी अदर एंड सप्लायर के एंगल से सोचो, जिससे आपको चीजें बेची हैं उसके लिए आप कस्टमर हो। तो जब आपने एंट्री पास करी थी परचेजेस डेबिट और पेबल क्रेडिट, उसने एंट्री पास करी होगी डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट। आपने खरीदा है, उसने बेचा होगा, आपने परचेजेस डेबिट पेबल क्रेडिट किया, जिसने बेचा है उसने डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट किया होगा। अब जब आपने उसको चीजें वापस करी तो आपने पेबल डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट किया, क्योंकि आपने खरीदी हुई चीजें वापस करी हैं। उसने एंट्री पास करी होगी सेल्स रिटर्न डेबिट और डेटर क्रेडिट, क्योंकि उसको उसके कस्टमर ने यानी कि आपने चीजें वापस कर दी हैं। तो जब उसने आपके अकाउंट को डेबिट किया होगा तो उसने क्रेडिट नोट बनाया होगा और आपको उसकी एक फोटोकॉपी एक कॉपी भेजी होगी। तो क्रेडिट नोट रिसीव फ्रॉम सप्लायर का मतलब ये कि सप्लायर से क्रेडिट नोट रिसीव हुआ, यानी कि सप्लायर ने मेरे अकाउंट को क्रेडिट करा है, क्योंकि मैं उसके लिए कस्टमर था, मैंने तो उसके अकाउंट को डेबिट करा है। बहरहाल ये रिफ्लेक्ट ये कर रहा है, क्रेडिट नोट रिसीव फ्रॉम सप्लायर रिफ्लेक्ट ये कर रहा है इन शॉर्ट कि ये कोई परचेज रिटर्न है। और ऊपर जो क्रेडिट नोट इशूड टू अ कस्टमर था ना, वो रिफ्लेक्ट कर रहा था कोई सेल्स रिटर्न है। अब जरा गौर से हम ये तो समझ गए कि क्रेडिट नोट इशूड और रिसीव में क्या फर्क है। अगर आप नहीं समझे हो तो पॉज करके दोबारा से आहिस्ता आहिस्ता रिकॉर्डिंग को सुनते हुए लिखो। अब समझो क्रेडिट नोट इशू टू अ कस्टमर फॉर 128,000, यानी कि सेल्स रिटर्न थी, डबल एंट्री होनी क्या चाहिए थी? सेल्स रिटर्न डेबिट 128,000, डेटर क्रेडिट 128,000। ये सही एंट्री है, करेक्ट एंट्री जो होनी चाहिए थी। वॉज रिकॉर्डेड एज क्रेडिट नोट रिसीव फ्रॉम सप्लायर, तुमने इसको ऐसे रिकॉर्ड कर लिया कि जैसे तुमने सप्लायर से क्रेडिट नोट रिसीव किया, यानी कि तुमने परचेज रिटर्न रिकॉर्ड कर ली, पेबल डेबिट कर दिया और परचेज रिटर्न क्रेडिट कर दिया। ये इनकरेक्ट एंट्री है। ये तो आपकी सारी वर्किंग हो गई। अब आती है करेक्टिंग एंट्री, यानी कि अब हम क्या एंट्री पास करें कि ऊपर वाला एरर सही हो जाए। पहली चीज पहली चीज करेक्ट एंट्री के हिसाब से सेल्स रिटर्न डेबिट होना चाहिए। क्या हमने करा? नहीं सर, हमने तो रिकॉर्ड ही नहीं करा, तो हम सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे। दूसरी चीज, डेटर्स का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। क्या हमने करा है? हमने तो ये एंट्री पास करी है गलत वाली, तो हमने करा ही नहीं है, तो हमें वो भी करना चाहिए। ये होना चाहिए था, तो ये तो कर लिया। ये बिला फजूल में कर दिया, पेबल को बिला फजूल में डेबिट कर दिया, इसका इम्पैक्ट खत्म करने के लिए पेबल को क्रेडिट करना पड़ेगा। परचेज रिटर्न को बिला फजूल में क्रेडिट कर दिया है, इसका इम्पैक्ट खत्म करने के लिए इसको डेबिट करना पड़ेगा। तो ये आपकी एंट्री होगी 4 की। ठीक है, ये आपने एंट्री पास करनी थी। आपका आंसर जो है ना, पहली ट्रांजेक्शन का ये हो गया, दूसरे का ये वाला ही हो गया। ठीक है, तीसरा, चौथा। ठीक है जी। अब आ जाते हैं पांचवें पर। एन ऑफिस मशीन कॉस्टिंग 3540,000 with a carrying value of 2040,000 as on 1st July 2021, कॉस्ट 3540,000, कैरिंग वैल्यू 2040,000।
एन ऑफिस मशीन कॉस्टिंग 3540000, एक ऑफिस की मशीन जिसकी कॉस्ट थी 3500400 विद अ कैरिंग वैल्यू ऑफ 2040000 और उसकी कैरिंग वैल्यू थी 2040000 एज ऑन 1 जुलाई 2021 was disposed of on 28 Feb 2022। इसको आपने 28 फरवरी 2022 को डिस्पोज ऑफ करा फॉर 1860000। और आपको जो प्रोसीड्स मिले ना, जो पैसे मिले, पैसे जो मिले वो 1860000 मिले। द सेल प्रोसीड्स, देखिए यहां तक तो फैक्ट बता रहा है कि भाई ये इतने की मशीन थी, इतनी उसकी कैरिंग वैल्यू थी 1 जुलाई को, 28 फरवरी को उसको बेचा इतने में। द सेल्स प्रोसीड्स वर क्रेडिटेड टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। सेल्स प्रोसीड्स यानी कि जो पैसे मिले 1860000 उसको उसने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, यानी कि उसने एंट्री पास कर दी होगी बैंक डेबिट या कैश डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्रेडिट। एंड फुल ईयर्स डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड ऑन द मशीन, और मशीन पे पूरे के पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगा दी गई। अब जो एसेट बेचा है वो जितना टाइम इस्तेमाल किया उतने टाइम की उस पर डेप्रिसिएशन लगेगी। ऑफिस मशीन्स आर डेप्रिशिएटेड एट 10% per annum यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अच्छा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जब डेप्रिसिएशन लगती है तो वो कैरिंग वैल्यू पर या कैरिंग अमाउंट पर लगती है ना। अच्छे से एरर को सही करने से पहले हम देखते हैं कि उसूली तौर पर क्या डेप्रिसिएशन लगनी चाहिए थी, होनी चाहिए थी, क्या करेक्ट फैक्ट्स होने चाहिए थे। तो देखो 1 जुलाई 2021 को ये जो मशीन मैंने बेची है इसकी 2040000 की कैरिंग वैल्यू है। अच्छा, 1 जुलाई से लेकर 28 फरवरी कितने मंथ्स होते हैं? मतलब कि मैंने, देखो हमारा जो ईयर एंड है ना, ऊपर देख रहा है 30 जून 2022 है, तो 1 जुलाई 2021 को ईयर शुरू हुआ होगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। इसका मतलब इस साल मैंने 8 मंथ्स ये मशीन यूज करी है। जो करेक्ट डेप्रिसिएशन होनी चाहिए ना, करेक्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपने कैरिंग अमाउंट उठाई, कैरिंग वैल्यू उठाई, इसका 10% लिया और इसको 8/12 से मल्टीप्लाई किया। ये एक वर्किंग हमने कर ली। अभी हम फिल वक्त वर्किंग ही कर रहे हैं। करेक्ट डेप्रिसिएशन ये होनी चाहिए कि जनाब 2040000 का 10% लिया और उसको 8/12 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमने 28 फरवरी को बेच दिया तो 28 फरवरी के दिन तक की ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, पहली चीज। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि नेट बुक वैल्यू एट डिस्पोजल डे डेट, जिस दिन मैंने बेची है उस दिन की नेट बुक वैल्यू क्या होगी? सर ये जो कैरिंग वैल्यू है, नेट बुक वैल्यू है 1 जुलाई की है और मजीद 8 मंथ चलाकर उसका 136,000 की अगर डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है तो जिस दिन आपने बेची है उस दिन की नेट बुक वैल्यू 190400000 होनी चाहिए। अच्छा, तो गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल कितना होगा? सर जब आपने बेची है आपके बुक्स में उसकी नेट बुक वैल्यू 190400000 होनी चाहिए। आपने अगर ये चीज 1860000 की बेची है, 1904000 वाली चीज अगर आपने 1860000 में बेची है तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका 44,000 का लॉस ऑन डिस्पोजल है। ठीक है जी। अब हम ये देखते हैं कि करेक्ट एंट्री, सही वाली एंट्रीज होनी क्या चाहिए थी। देखो, जब आप उस मशीन को ये जो मशीन है इसको आप चलाओगे 8 महीने, तो उसकी 8 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए थी, विच मीन्स डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट होना चाहिए था 136,000 से और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट होना चाहिए था 136,000 से। एग्रीड सर? ये डेप्रिसिएशन की एंट्री हो गई, जितना टाइम चलाया है उसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। जिस दिन हम बेचते हैं, जिस दिन हम किसी एसेट को बेचते हैं उस दिन क्या मजीद एंट्री पास करते हैं?
उस दिन जो हम मजीद एंट्री पास करते हैं वो ये पास कर लेते हैं कि हम लोग जो है वो जब मशीन बेचते हैं तो उसको डिस्पोजल अकाउंट में लेकर जाते हैं, करेक्ट। तो हम यहाँ पर एक और एंट्री पास करते हैं, हम मशीन की जो कॉस्ट होती है उसको अपने अकाउंट से निकाल देते हैं, यानी कि मशीन की जो कॉस्ट होती है 3540,000 वो अपनी बुक से निकाल देते हैं। ये आपका IAS 16 डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर या बेसिक जो डिस्पोजल अकाउंट बनाना है उसकी एंट्रीज पास कर रहा हूँ। मशीन की कॉस्ट को बुक से निकाल देते हैं, और बुक से निकालने का मतलब ये है कि कॉस्ट डेबिट साइड पर होगी मशीन के अकाउंट में, तो उसको क्रेडिट कर दिया। जितनी भी उस मशीन की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है उसको डेबिट करते हैं। तो उस मशीन की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उस दिन तक की जिस दिन उसको बेचा है वो कैसे आ सकती है? हमने खरीदी इतने की थी, ये कॉस्ट है, जिस दिन हमने बेची उस दिन तक की उसकी नेट बुक वैल्यू, उस दिन की उसकी नेट बुक वैल्यू 1904,000 है। नेट बुक वैल्यू और कॉस्ट के बीच का डिफरेंस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट कर देते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं हम? इसके अलावा अगर कोई प्रोसीड्स आती हैं तो वो बैंक डेबिट हो जाता है। बैंक कितने से डेबिट हो रहा है? 1860,000 से। और जो डिफरेंस होता है इन चीजों के बीच का वो गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल होता है। अब यहां पर हमने कैलकुलेट किया कि भाई लॉस ऑन डिस्पोजल आ रहा है, लॉस ऑन डिस्पोजल आ रहा है, तो लॉस ऑन डिस्पोजल यहां पर आ जाता है 44,000। अब आप देखें इन तीनों को ऐड करें तो 3540 बन रहा है, यानी कि क्रेडिट भी और डेबिट भी बराबर आ रहे हैं। ये डिस्पोजल की एंट्री है, ये डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर की एंट्री है, सही वाली जो होनी चाहिए थी उसीली तौर पर। उसीली तौर पर 8 महीने की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट करा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करा, 8 महीने की डेप्रिसिएशन की वर्किंग गे रही। उसीली तौर पर जिस दिन आपने एसेट बेचा आपने लॉस उसका डेबिट करा, लॉस एक्सपेंस से डेबिट होता है, जितना पैसा आया वो बैंक में डेबिट करा, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट को हम डेबिट करते हैं उस अमाउंट से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अमाउंट को डेबिट करते हैं जो उसकी उस दिन तक की जिस दिन उसको बेचा है तब तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है सारे सालों की, और मशीन को बुक से निकालते हैं यानी कि उसके अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। अब इनकरेक्ट एंट्रीज इस भाई साहब ने क्या कर दिया ये देखते हैं। An office machine costing 3540,000 with a carrying value of 2040,000 on 1st July 2021 was disposed of on 28 Feb 2022 for 1860,000. The sales proceeds were credited to accumulated depreciation account. पहली जो इसने गलती करी है वो ये करी है कि इसने बैंक को डेबिट करा 1860,000 से, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 1860,000 से, ये इसने कर दिया। दूसरा लिखा हुआ है फुल ईयर्स डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड ऑन द मशीन। ऑफिस मशीन्स आर डेप्रिशिएटेड एट 10% पर एनम यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अच्छा अब जरा गौर से सुनो, मुझे ये पता है कि साल के शुरू में मशीन की कॉस्ट ये है, साल के शुरू में मशीन की कैरिंग वैल्यू ये है, यानी कि साल के शुरू की जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी वो इन दोनों का डिफरेंस होगी ना। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी कि कॉस्ट में से कितनी उसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई है नेटबुक वैल्यू पर आने के लिए 1.5 मिलियन। अब इस भाई साहब ने क्या किया कि साल के आखिर में 10% का रेट पूरे साल का लगा दिया, जबकि हमें सही बात पता है कि डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ 8 महीने की चार्ज होनी चाहिए थी। अब एक और इंटरेस्टिंग बात देखो, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होती है? आप कॉस्ट लेते हो कॉस्ट वाले अकाउंट से, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाले अकाउंट से जितनी भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है वो इसमें से माइनस करते हो, 10% का रेट है तो वो रेट मल्टीप्लाई कर देते हो। अब जरा गौर से सुनो, इस एसेट की कॉस्ट थी 3.540, इसने पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगाई है, इसका मतलब साल के आखिर में ये बैठा होगा और साल के आखिर में इसने डेप्रिसिएशन चार्ज करी होगी। अब साल के आखिर में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट का बैलेंस कितना होगा ये जरा गौर से सुनना। साल के शुरू में कितना बैलेंस है? 1.5 मिलियन। अच्छा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होता है ना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो एक क्रेडिट बैलेंस होता है। इसने जब 28 फरवरी को ये वाली एंट्री गलत पास करी
लेकिन पास तो कर दी थी ना, यानी कि 28 फरवरी को इसने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट को मजीद 1860000 से क्रेडिट कर दिया था। तो जिस दिन ये डेप्रिसिएशन चार्ज करने बैठा उस दिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट 3.360000 पर था। ये बड़ी मुश्किल बात है ना समझने को। देखो साल के शुरू में 1.5 मिलियन की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ठीक है, 28 फरवरी को इसने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट को मजीद क्रेडिट कर दिया 1860000 पर। तो जिस दिन ये डेप्रिसिएशन लगाने बैठा उस दिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट 3.360 मिलियन पर था। तो अब जिस दिन इसने डेप्रिसिएशन लगाई होगी इसने किया होगा कॉस्ट, कॉस्ट वाले अकाउंट से उठाई, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाले अकाउंट से उठाई और इस पर लगा दिया 10%। और इसने बोला भाई 18,000 पूरे साल की डेप्रिसिएशन है, और डेप्रिसिएशन की इसने एंट्री पास कर दी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 18,000 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 18,000। तो पहले मैंने ये लिखा सही क्या होना चाहिए, फिर मैंने ये लिखा कि इसने क्या गलत कर दिया है, और अब फाइनली हम ये देखते हैं कि करेक्टिंग एंट्री क्या होनी चाहिए। अच्छा एक एक कर कर चलते हैं। देखें यहां पर आप देखें कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के अकाउंट को 136,000 से डेबिट करना था। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 136,000 का डेबिट यानी कि 136,000 का रिकॉर्ड करना था। आपने कितना रिकॉर्ड किया हुआ, 18,000 रिकॉर्ड करा हुआ। तो करेक्टिंग एंट्री में पहली चीज होगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 136,000 का रिकॉर्ड करना था, सिर्फ 18,000 रिकॉर्ड हुआ हुआ। बकाया जितना नहीं हुआ हुआ उतने से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट होगा, यानी कि 1,18,000 से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट होगा। जब 1,18,000 से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट होगा तो उसका मतलब ये है कि ये 18 एक 36 पर आ जाएगा। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट 136,000 से क्रेडिट होना चाहिए था ड्यूरिंग द ईयर, इस साल की डेप्रिसिएशन की वजह से, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ 18,000 की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करी थी, तो 18,000 से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करा हुआ था। तो आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी फर्दर इतने से क्रेडिट करना था फॉर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इतने से सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट किया हुआ फॉर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, तो ये सही कर दिया। इससे क्या हुआ कि ये गलत वाली पोजीशन इस सही वाली दुरुस्त पोजीशन पर आ गई। ये पहला काम हमने कर लिया, हमने अपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को ठीक कर लिया, गलत 18,000 वाले को सही 136 पर ले गए। अब आ जाते हैं डिस्पोजल पर। डिस्पोजल में आपके पास लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ 44,000 का, वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दो या लॉस ऑन डिस्पोजल लिख दो, तो वो डेबिट होना चाहिए था, वो हुआ ही नहीं है, वो करेंगे। बैंक का अकाउंट 1860000 से डेबिट होना चाहिए था, मैंने 1860000 से डेबिट कर लिया है, तो इसमें कोई गलती नहीं है, यानी कि रिकॉर्ड हुआ हुआ, ये चीज रिकॉर्ड हुई है, यहां पर भी है यहां पर भी है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट 1636000 से डेबिट होना चाहिए था, लेकिन मैंने अभी 1860000 से क्रेडिट कर दिया है। तो मुझे इतने से एक डेबिट भी करना होगा इसको रिकॉर्ड करने के लिए, और इतने से भी डेबिट करना होगा ये जो गलती की है इसको हटाने के लिए। देखिए मैं 1630000 से प्लस 1860000 दोनों से डेबिट करूंगा, 1860000 से डेबिट होगा तो जो गलती है क्रेडिट करने वाली वो हटेगी, और 1630000 से डेबिट होगा तो जो रिकॉर्ड करना था वो रिकॉर्ड होगा, 3496000। मशीन को अपनी बुक से निकालना था, क्रेडिट करना था, भरा ही नहीं है, तो वो करेंगे, और वो आ गया हमारे पास क्रेडिट पर 3500। तो करेक्टिंग एंट्री कुछ इस तरह से पास होगी कि ये भी करेक्टिंग एंट्री है, ये भी करेक्टिंग एंट्री है। तो मैं कहूंगा कि ये आखिरी वाली ट्रांजेक्शन जो है ना थोड़ी सी पेनफुल थी, थोड़ी सी मुश्किल थी, आप बड़ा समझ समझ कर इसको करिएगा, आपको आसान इंशाल्लाह लगेगी। और इस सवाल को अच्छे से करिएगा, एरर्स का अच्छा सवाल है, होपफुली कि आपको चीजें समझ में आई होंगी।
आराम आराम से रिकॉर्डिंग को पॉज करते करते कॉपी करें, समझें और आगे बढ़ें। थैंक यू।